बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सरगर्मी नंबर 4.1 और इसके बाद हम देखेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुफिया कारी की क्या अहमियत है। खुफिया कारी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम काम करते हैं इंटरनेट के ऊपर, उसमें अपना कितना अहम किरदार अदा करती है। तो इसमें आपको ये समझ आएगी कि खुफिया कारी कितना ज़रूरी है। अगर हम खुफिया कारी करते हैं तो हैकर से भी हमारे डाटा का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है, और जब हम एक जगह से दूसरी जगह अपना डाटा मुंतकिल करते हैं तब भी हमारे डाटा को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, और हमारी जो हसास मालूमात है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, और वो किसी गैर मजाज शख्स तक नहीं पहुँचती। तो किसी गैर मजाज या गैर मुनज़्ज़म शख्स से अपने डाटा को बचाने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंक्रिप्शन यानी खुफिया कारी बहुत ज़रूरी है। इसके हवाले से हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और उनके ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले तो आज हम सरगर्मी नंबर 1.4 करेंगे। उसके बाद जो हमारा मौजू है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुफिया कारी की क्या अहमियत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरगर्मी 4.1 क्या है। इसने यहाँ पर यह बताया हुआ है कि अगर आप किसी भी डाटा को इनकोड करना चाहें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, या इनक्रिप्ट करना चाहें, तो उसका एक उसने तरीका ये बताया कि आप उसको उल्ट लिख दें। जैसे उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई लाइक माई स्कूल, तो इसको उल्ट लिख देगा तो वो तब्दील हो जाएगा किसी ऐसी शक्ल में कि वो पढ़ा ही नहीं जा रहा कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन जिस शख्स को ये भेजा जाएगा उसको इस असूल के बारे में, इस की के बारे में पता होगा, तो वो इस की के मुताबिक इसको दोबारा उल्ट करेगा तो वो सीधा हो जाएगा। इसी तरह से एक तरीका उसने बताया है कि जब भी आपने, एक तरीकाकार ये है इनक्रिप्शन का, एक तरीका ये है कि जब भी आपने कोई पैगाम लिखना है तो जो भी उसकी हरूफ तहजी बनती है उससे अगली जो हरूफ तहजी है, यानी जो लेटर बनता है उससे अगला जो लेटर है वो लिखना आपने। यानी ए बनता है, आपने ए नहीं लिखना, बी लिखना है। अगर एम बनता है तो एम नहीं लिखना, एन लिखना है। डी बनता है तो ई लिखना है आपने। और जिसको भेजना है उसको बताना है कि मैंने एक एक करैक्टर अगला लिखा हुआ है, तुमने एक एक करैक्टर पिछला लिखना है। और जब पिछला लिखेगा तो जो असल हमारा पैगाम होगा वो उसको मिल जाएगा, यानी प्लेन टेक्स्ट दोबारा उसको मिल जाएगा। अब ये दो तरीके उसने बताए हैं सिर्फ। अब आपने क्या करना है, जो हमारी सरगर्मी है असल वो क्या है। उसने कहा है कि अपना खुद का तरीका इस्तेमाल करते हुए, अपना खुद का एक तरीका इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के शहरों के नाम इनक्रिप्ट करें, यानी पाकिस्तान के कुछ शहरों के नाम आप इनक्रिप्ट कर लें, क्योंकि शहर तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, तो आप कुछ शहरों के नाम इनक्रिप्ट कर लें, लेकिन तरीका आपका अपना कोई होना चाहिए। वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पता है कि मैंने एक तरीका आपको बताया था इससे पिछले लेक्चर में, और वो तरीका जो है अगर उसके मुताबिक हम करें तो ये सरगर्मी जो है इसके अंदर 2 से 3 मैं पाकिस्तान के शहरों के नाम इनक्रिप्ट करता हूँ। और इसने आगे इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अपने दोस्त को आप वो की बताएं जो भी तरीका आपने अपनाया, और उसको इसे डिक्रिप्ट करने का कहें कि इसको आप डिक्रिप्ट करो और देखो कि ये कौन सा शहर का नाम बनता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक इनक्रिप्ट करता हूँ पाकिस्तान के शहर के नाम को, फिर उसको डिक्रिप्ट करके देखेंगे जो तरीका होगा उसके मुताबिक। ये एक आपके सामने साइफ़र टेक्स्ट है। साइफ़र टेक्स्ट से मुराद है कि ये ऐसा टेक्स्ट है जो कि ना पढ़े जाने वाली शक्ल में मौजूद है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने डिक्रिप्ट करना है। और जो की मैंने लगाई है वो ये है कि यहाँ पर जितने भी आपको कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये असल में इसमें जो हर दूसरा कैरेक्टर है वो दुरुस्त है, यानी जितने भी जुफ्त आदाद वाले कैरेक्टर्स हैं वो दुरुस्त हैं। यानी ये है पहले नंबर पे, ये है दूसरे नंबर पे, ये है तीसरे नंबर पे, ये है चौथे नंबर पे, ये पाँचवें नंबर पे है, ये छठे पे, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। आपने सिर्फ उनको यहाँ से ले लेना है जो कैरेक्टर्स जो हैं वो कौन से नंबर पे हैं, जुफ्त नंबर पे हैं। यानी ये वाला
پھر 4 نمبر والا، پھر 6 نمبر والا، پھر 8، اس کے بعد 10 اور اس کے بعد 12۔ جب آپ اس کو یہاں سے اٹھا لیں گے، یہاں سے یہ ایل آئے گا، ایل، یہاں سے اے آئے گا، یہاں سے ایچ آئے گا، یہاں سے او، پھر یہاں سے آر اور یہاں سے ای۔ تو یہ جو پاکستان کا شہر ہے یہ ہے لاہور۔ اسی طرح سے آپ مزید بھی کر سکتے ہیں، ایک اور اس کی مثال ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ اس کو بھی اگر ہم ڈیکرپٹ کریں، اور کی جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے سے بتا رکھی ہے، اور میں نے بتایا کہ کی یہ ہے کہ جو دوسرے نمبر پر کریکٹر موجود ہے وہ صحیح ہے، یعنی یہ دوسرا، پھر چوتھا، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8واں ٹھیک ہے، 9 10، یہ 10واں ٹھیک ہے، اور یہاں سے یہ کیا ہو گیا، ایم یو ایل ٹی اے، اور یہ یہاں پر بنے گا این۔ تو اصل میں ہمارے پاس یہ پہلے نمبر پہ تھا، ہم نے اس کو نہیں لیا، یہ دوسرے نمبر پہ تھا، ہم نے اس کو لکھ لیا، یہ چوتھے نمبر پہ تھا، ہم نے اس کو لکھ لیا، اسی طرح سے یہ چھٹے پہ تھا، یہ پھر 8ویں پہ تھا، یہ 10ویں نمبر پہ تھا، اور یہ جو ہے یہ 12ویں نمبر پہ ہے، تو اس کو بھی یہاں پر لکھ لیں گے، تو یہ بنے گا اس طرح سے ملتان۔ اسی طرح سے ہمارے پاس اور بھی پاکستان کے شہروں کے نام ہیں، ہم ان کو اسی طرح سے انکرپٹ اور ڈیکرپٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے طور پہ کوئی طریقہ نکالیں اور اس طریقے کے مطابق آپ انکرپٹ کریں۔ طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص طریقے نہیں ہیں جو آپ کو بتائے جائیں۔ اب ہمارے پاس جو اگلا موضوع ہے آج کا، وہ ہے روزمرہ کی زندگی میں خفیہ کاری کی اہمیت۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہمارا ڈیٹا بہت ساری کمپنیوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو ڈیٹا ہے، اس ڈیٹا کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے خفیہ کاری ایک اہم طریقہ ہے۔ ہم جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا بھیجتے ہیں تو کمپنی تک بھی ہمارا ڈیٹا جاتا ہے، اور راستے میں کوئی اور شخص بھی جو کہ غیر منظم شخص ہے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس جو خفیہ کاری ہے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ جو خفیہ کاری ہے یہ ڈیٹا کو غیر قانونی رسائی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس طرح سے جو غیر قانونی عمل ہے جو ہمارے ڈیٹا پہ کیا جا سکتا ہے، ہم اس سے اپنے ڈیٹا کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس لیے یہ خفیہ کاری کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ ایسی یہاں پر چیزیں ہیں کہ اگر ہم خفیہ کاری کریں یعنی انکرپٹ کریں اپنے ڈیٹا کو، تو ہم اپنی ڈیٹا کو تحفظات دے سکتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں میں نے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہیکر سے تحفظ، یعنی پہلا جو تحفظ ہے وہ ہے ہیکر سے، یعنی کچھ تحفظات ہیں کہ اگر ہم خفیہ کاری کریں تو کن چیزوں سے تحفظ ہمیں مل سکتا ہے۔ تو پہلا جو تحفظ ہے وہ ہیکر سے ملتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیکر کون ہوتا ہے، یہ کمپیوٹر کا وہ ماہر ہوتا ہے جو کہ ہمارے ڈیٹا کو چوری کرتا ہے، اور وہ ڈیٹا جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی کو بھیجتے ہیں تو راستے میں یہ اس کو چرا لیتا ہے، اسے ہیکر کہتے ہیں۔ تو ہیکر سے تحفظ کے لیے ہم اپنے ڈیٹا کی خفیہ کاری کرتے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہیکر جو ہے وہ ہمارے ڈیٹا کو صرف چرا لے، کئی دفعہ وہ ڈیٹا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کو تبدیل کر کے اسے فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو اپنا بینک اکاؤنٹ بھیجنا ہے، اور ہیکر جو ہے وہ اس بینک اکاؤنٹ میں ترمیم کر کے اپنا بینک اکاؤنٹ لگا دے، تو جب جس کو پیغام پہنچے گا اس کے پاس ہیکر کا اکاؤنٹ نمبر چلا جائے گا، تو وہ پیسے بھیجے گا تو ہیکر کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے یا رقم چلے جائے گی، جبکہ جو بھیجنے والا تھا جس نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیا تھا اس کو رقم نہیں پہنچے گی، تو اس نے تبدیل کر کے اسے فائدہ حاصل کر لیا۔ اسی طرح سے جو ٹارگٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں وہ تبدیلی کر کے وہ پیسے یا رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتا ہے۔
तो हैकर जो है वो सिर्फ चुराता ही नहीं है, वो तब्दील भी कर सकता है या हमें नुकसान पहुंचा सकता है, वो हमें ब्लैकमेल कर सकता है, हमें तंग कर सकता है। ऐसा शख्स जो है वो हैकर होता है। तो इससे अपने डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या करते हैं, इनक्रिप्शन करते हैं, अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर लेते हैं, उसकी खुफिया कारी करते हैं, जिससे अगर वो हमारे डाटा को पढ़ भी ले, उसको समझ ही ना आए कि ये लिखा क्या हुआ। जैसे यहाँ पर ये लिखा है या ये लिखा है तो ये पढ़ा नहीं जा रहा। लेकिन जब हमें ये पता होगा कि इसकी की क्या है, यानी इसका जो असूल है वो क्या है जिसके तहत इसको इनक्रिप्ट किया गया, तब हमें इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन जब तक हमें नहीं पता, तब तक हम इसको नहीं समझ सकते कि लिखा क्या हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया और आपको ये भी अंदाज़ा है कि यहाँ पर पाकिस्तान के शहरों के नाम है, तो लिखने के दौरान शायद आपको ज़हन में हो कि ये यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ। लेकिन जब आपको नहीं पता होगा तो आपको इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसी तरह से जो हमारे पास एक और चीज़ है जिससे हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है हमारे डाटा को खुफिया कारी की वजह से, वो है खुफिया कारी राज़दारी की हिफाजत। खुफिया जो है वो हमारे डाटा की राज़दारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारा डाटा महफूज रहता है और उसकी राज़दारी कायम रहती है, उसकी सालमियत भी कायम रहती है, जिसे हम सदाकत भी कहते हैं। खुफिया कारी हसास डाटा समेत अफराद की ज़ाती मालूमात की भी हिफाजत करती है। ये अफराद की ज़ाती मालूमात की भी हिफाजत करती है। वो लोग जिनकी ज़ाती मालूमात एक जगह से दूसरी जगह जब भेजी जाती है, तो अगर उसको इनक्रिप्ट किया हो, यानी खुफिया कारी उसकी की हो, तो फिर किसी तक भी वो ज़ाती मालूमात नहीं पहुँचेगी। ये राज़दारी को यकीनी बनाती है और मुजरिमों को आपके डाटा की निगरानी कम करने में मदद देती है। यानी जब हमने खुफिया कारी की होगी तो ये राज़दारी को यकीनी बना देगी कि अब आप बेफ़िक्र होकर एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजें, उसकी खुफिया कारी हुई है। और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि ये मुजरिमों को आपके डाटा की निगरानी कम करने में मदद देती है। जो गैर मुनज़्ज़म लोग होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, जो गैर कानूनी काम करते हैं और हमारे डाटा के ऊपर गैर कानूनी कोई भी काम कर सकते हैं, वो हमारे डाटा की निगरानी फिर कम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसका डाटा जो हमें मिलता है उसकी हमें समझ ही नहीं आती। वो ऐसी हालत में होता है कि वो इनक्रिप्ट हुआ होता है और हमें उसकी की का भी नहीं पता, इसलिए वो फिर उसकी निगरानी कम से कम करेंगे। इससे हमारा डाटा जो है वो महफूज भी हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है खुफिया कारी आलात में डाटा की हिफाजत करती है। खुफिया कारी जो है वो तब भी हिफाजत करती है हमारे डाटा की जब हमारा डाटा एक आला से दूसरे आला तक भेजा जाता है। आपको पता है कि आज के दौर में मोबाइल डिवाइसेस आम हो चुकी हैं। मोबाइल डिवाइसेस भी हो सकती हैं और जो कंप्यूटर, लैपटॉप हैं, या दूसरी जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, वो आम हो गई हैं और एक शख्स के पास एक से ज़्यादा डिवाइसेस मौजूद हैं। जैसे आपको पता है कि ये बात आम है कि एक शख्स के पास 2 मोबाइल फ़ोन हैं या 2 कंप्यूटर हैं। तो एक शख्स जो है एक से ज़्यादा डिवाइसेस इस्तेमाल करता है। तो एक डिवाइस का डाटा जब वो दूसरी डिवाइस में भेजता है, उसका तबादला करता है, तो ये ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उसको कोई गैर कानूनी शख्स या गैर मजाज शख्स जो है उस तक रसाई भी हासिल कर सकता है और उससे हमें नुकसान पहुंचा सकता है, या उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है उस डाटा को जो हम मुंतकिल कर रहे हैं या उसका तबादला कर रहे हैं। तो एक आला से दूसरे आला को हसास डाटा मुंतकिल करना एक ख़तरनाक अमल है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जब खुफिया कारी की होगी तब हम बेफिक्र होकर एक जगह से दूसरी जगह अपना डाटा मुंतकिल करेंगे। इससे ये होगा कि अगर वो डाटा किसी के हाथ लग भी जाता है, कोई उसको पढ़ने की कोशिश भी करता है जो कि गैर मजाज शख्स है या फिर गैर मुनज़्ज़म शख्स है, तो क्या होगा कि वो उसको नहीं पढ़ सकेगा। तो हैकर तक अगर पहुंच भी जाएगा तो उसको समझ ही नहीं आएगी। इस वजह से ये खुफिया कारी करना बड़ा ज़रूरी है। जब हम एक आले से दूसरे आला तक डाटा पहुँचाएँगे तो दरमियान में वो बिल्कुल महफूज है, उसको कोई भी चुरा नहीं सकता। चुरा भी लेगा तो उसको समझ नहीं आएगी, तो उसके काम का ही नहीं होगा। वो कहेगा ये मेरे काम का नहीं है क्योंकि मुझे इसकी समझ ही नहीं आ रही, मेरे समझ में नहीं आ रहा ये। तो खुफिया कारी जो है वो आलात में डाटा की भी हिफाजत करती है। और आला दर्जे की बात करें इसमें कि वो आलात में किस तरह से हिफाजत कर सकती है, तो जो हमारी हसास मालूमात होती है, जो हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, हमारी तस्वीरें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको इनक्रिप्ट किया जाता है। और अगर हम ऐसा करें तो हमारा डाटा जो है उसकी राज़दारी कायम और दायम रहती है। तो याद रखिएगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये सब काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजते हैं, हम रकम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं और हम आलात में भी डाटा का तबादला किया करते हैं।
تو یہ تو روزمرہ کی زندگی میں ہے. تو جب ہم روزمرہ کی زندگی کی بات کریں گے تو وہاں پہ خفیہ کاری ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور ہمارا ڈیٹا جو ہے اس کو نقصان پہنچنے سے بھی بچ جاتا ہے. تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میرے عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر خود سے اس سرگرمی نمبر 4.1 کو کریں. اس کے لیے آپ پاکستان کے کچھ شہروں کے نام جو ہیں ان کی خفیہ کاری تکنیک کے مطابق آپ ان کو انکرپٹ کریں یعنی انکوڈ کریں، اور اس میں اپنے سے کوئی طریقہ سوچیں. جو میں نے طریقہ بتایا یا کتاب میں جو 2 طریقے لکھے ہیں ان کے علاوہ کوئی طریقہ سوچیں. اس طرح آپ کو خود بھی کوئی کام کرنا آئے گا. اس وجہ سے سرگرمیاں اس نے آپ کی کتاب میں رکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے انکرپشن کی اہمیت پڑھی، یہ ایک تفصیلی سوال کے لیے بڑا اہم ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. باقی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.